तो बच्चों अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने क्या सीखा? हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखा उसका स्ट्रक्चर कैसा है, हमने देखा उसमें कौन से प्रोटीन्स लगे हैं, किस तरह से लगे होते हैं, कितने तरह के प्रोटीन लगे होते हैं। देन हमने देखा मॉलिक्यूल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बाहर कैसे जाते हैं, किन मैकेनिज्म से जाते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमने अच्छे से समझा, जाना। आज जानते हैं उसकी फंक्शंस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या क्या फंक्शंस है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहली फंक्शन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है, इट एक्ट्स एज अ सिलेक्टिवली परमेएबल बैरियर। ये हमने पढ़ा, मुझे नहीं लगता इसको फिर से मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी। सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन है, क्यों? क्योंकि कुछ चीजों को अंदर जाने देता है, कुछ चीजों को बाहर ही रोक लेता है। कैसे रोकता है, किन मैकेनिज्म से अंदर जाने देता है, वो सब आपने पढ़ा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन यही है कि ये करता है एक्ट एज अ सिलेक्टिवली परमेएबल बैरियर। It controls the movement of substances into and out of the cell। तो ये फंक्शन आपको पता है, अच्छे से समझ भी गए हो। Then second function is it maintains a stable internal environment। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर एक selectively permeable मेम्ब्रेन है, ये कुछ चीजों को अंदर जाने देता है, कुछ को रोक लेता है, या आप ऐसे कहो ये इंपॉर्टेंट यूजफुल चीजों को अंदर जाने देता है, कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट नहीं है उनको रोक लेता है, या हार्मफुल चीज़ों को भी बाहर रोक लेता है, यूजफुल चीज़ों को अंदर जाने देता है। तो ये क्या करता है, इसकी वजह से एक अंदर एक स्टेबल एनवायरनमेंट, जिसको आप होम्योस्टैसिस कहते हो, होम्यो मीन सेम, सेम कंडीशंस मेंटेन करता है। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ अंदर आई, कोई भी चीज़ अंदर गई तो सेल का एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो गया, नहीं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेगुलेट करता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन, या सेल के अंदर कौन सी चीज जा रही है, बाहर कौन सी चीज जा रही है, किस अमाउंट में जा रही है। तो ये सारी चीजें बेटा हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल करता है, और एक स्टेबल एनवायरनमेंट हमारी सेल के अंदर होम्योस्टैसिस मेंटेन करता है। इट प्रिवेंट्स harmful substances from entering and useful substances from leaving unnecessarily। ऐसा नहीं कि harmful चीजें खुद से हमारी सेल के अंदर जाएंगी, जो यूजफुल चीजें हैं वो बिना किसी रीजन ऐसे ही हमारे सेल के बाहर चली जाएंगी, ऐसा नहीं होता। तो हमारा सब कुछ रेगुलेटेड होता है, और ये कौन रेगुलेट करता है बेटा? हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब बात करते हैं बेटा और एक इंपॉर्टेंट फंक्शन की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है, वो है रोल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन सेल रिकॉग्निशन एंड सेल कम्युनिकेशन। ये सेल रिकॉग्निशन क्या है, सेल कम्युनिकेशन क्या है, इसको समझते हैं पहले। कम्युनिकेशन क्या होता है बेटा? कम्युनिकेशन मीन्स बातचीत करना। तो हमारी सेल्स भी बातचीत करती है, क्या वो हमारी तरह बोलती है? नहीं, वो हमारी तरह नहीं बोलती, वो इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स, केमिकल्स कम्युनिकेशन कर लेती है। लेकिन ये कम्युनिकेशन एक सेल से दूसरी सेल, या एक सेल ये कम्युनिकेशन, ये मैसेज कैसे लेती है, वो डिपेंड करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रोल है। ये हमारा सेल है बेटा, इसके ऊपर लगे होते हैं रिसेप्टर्स। क्या लगे होते हैं? रिसेप्टर्स। रिसेप्टर पे एक केमिकल बाइंड हो जाता है, वो केमिकल कुछ भी हो सकता है, वो एक हार्मोन हो सकता है, वो कोई भी केमिकल हो सकता है, कोई भी सिग्नल हो सकता है, वो हार्मोन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इंसुलिन की एग्जांपल दूंगी। इंसुलिन आया और सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे इंसुलिन रिसेप्टर लगा है, वो इंसुलिन आके यहाँ पे बैठ गया। इंसुलिन का रोल क्या है बेटा? इंसुलिन का रोल है हमारे ब्लड में शुगर लेवल कम करना। कैसे? शुगर को ब्लड से निकाल के सेल्स के अंदर धकेलना। जब भी आप खाना खाते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, चाय पीते हो, रोटी खाते हो, तो आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल तो बढ़ेगा। जब भी आप कुछ खाओगे आपका ब्लड शुगर बढ़ेगा। अब ब्लड में शुगर जो ही बढ़ जाता है, तो हमारे पैनक्रियाज के बीटा सेल से एक हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है बेटा? हमारे पैनक्रियाज के बीटा सेल से एक हार्मोन निकलता है, इंसुलिन। इस इंसुलिन का काम क्या है? ब्लड शुगर को कम करना। तो जब भी आप खाना खाते हो, आपके ब्लड शुगर जो ही इंक्रीज होता है, वो ट्रिगर करता है पैनक्रियाज की बीटा सेल्स को कि आप इंसुलिन को रिलीज कर दो। इंसुलिन रिलीज हो गया हमारे ब्लड में, अब इंसुलिन है। इस इंसुलिन का काम क्या है? अब इस ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कराना। और वो कैसे कम कराता है? ये इंसुलिन जाके बाइंड करता है सेल्स, खासकर हमारे मसल, हमारे लिवर की सेल्स के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं इन ह्यूज अमाउंट्स। क्यों? क्योंकि वहां पे ये स्टोर किया जाता है, हमारा ग्लूकोज, इसको स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, इंसुलिन ने बाइंड किया, फॉर एग्जांपल ये एक लिवर की सेल है या ये एक मसल सेल है, इस पे इंसुलिन ने अपने रिसेप्टर पे बाइंड
किया, जब इंसुलिन इस पे बाइंड हो गया, देखो अब कम्युनिकेशन कैसे होता है, सेल्स को ग्लूकोज अंदर लेना है, ये मैसेज उसको कौन ले जाता है, ये मैसेज उसको ले जाता है इंसुलिन। कैसे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे अपने एक स्पेसिफिक रिसेप्टर पे बाइंड करके। उससे क्या होता है, जो ही ये रिसेप्टर पे बाइंड हो जाता है उसकी वजह से सेल के अंदर कुछ ऐसी केमिकल चेंज होती है, और फाइनली होता क्या है, हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स लगे हैं, एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। तो ये एक ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है क्या, एक इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। जैसे आपने एक्टिव पैसिव में कैसे आपने देखा कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स को अक्रॉस द मेम्ब्रेन कैरी करते हैं, यहाँ पे भी यही एक ट्रांसपोर्टर जो ग्लूकोज के लिए स्पेसिफिक है, यहाँ पे ये ओपन हो जाता है, इसका गेट खुल जाता है। अब जब ये ओपन हो गया तो यहाँ ये अगर ब्लड है, ब्लड के अंदर ज्यादा ग्लूकोज प्रेजेंट है, ठीक है, तो ग्लूकोज क्या करता है, इसके थ्रू सेल के अंदर चला जाता है और हमारी सेल में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, हमारे ब्लड से ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, और हमारे लिवर मसल सेल में इस ग्लूकोज को फिर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाता है, और ये हमारा स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। क्लियर? तो बताओ सेल को कैसे पता चला कि मुझे ग्लूकोज अंदर लेना है, ये कम्युनिकेशन कैसे हुआ, ये कम्युनिकेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से हुआ। कैसे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर है उस पे अपना मॉलिक्यूल, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल, एक हार्मोन, ये हार्मोन हो सकता है, दूसरे रिसेप्टर पे कोई और लाइगेंड बैठ सकता है, कोई और मॉलिक्यूल बैठ सकता है। यहाँ पे ग्लूकोज की एग्जांपल हमने ली, इंसुलिन की एग्जांपल हमने ली। इंसुलिन आया, रिसेप्टर पे बैठा, उसकी वजह से बहुत सारी केमिकल चेंज हुई। ये सारा कम्युनिकेशन का खेल बेटा ये केमिकल्स का है। एक केमिकल आया, बाइंड हुआ, दूसरे केमिकल ने दूसरा काम किया, और ऐसे एक कम्युनिकेशन बनता है। जैसे मैं आपको एक बात बोलूंगी, आप दूसरे बच्चे को बोलोगे, दूसरा बच्चा तीसरे बच्चे को बोलेगा, और ऐसे करके कम्युनिकेशन आगे बढ़ेगी, और कोई भी कम्युनिकेशन हो सकती है। मैं आपको बोलूंगी दरवाजा बंद करो, आप दूसरे बच्चे को बोलोगे, वो तीसरे बच्चे को बोलेगा, जो दरवाजे के पास बैठा है बच्चा वो दरवाजा बंद कर देगा। तो ऐसे एक कम्युनिकेशन का एक लाइन बना। वैसे ही हमारी सेल में भी कम्युनिकेशन ऐसे ही होता है, मॉलिक्यूल्स के थ्रू होता है। लेकिन कैसे होता है, मेन रोल किसका है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। जब तक वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर मॉलिक्यूल्स बाइंड नहीं करेंगे, सेल के अंदर कोई चेंज नहीं होंगी। चेंज तभी होती है जब ये मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर पे बैठा, चेंज हुई और आगे की प्रोसेसेस होती है। यहाँ पे क्या हुआ, इंसुलिन के बाइंड होने से ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन खुल गया, जिसकी वजह से जो ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई था वो ग्लूकोज आके सेल के अंदर चला गया, और ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम हो गया। तो दिस इज हाउ दिस कम्युनिकेशन हैपेंस। किसकी वजह से हुआ बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से हुआ। कैसे? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ही रिसेप्टर्स लगे हैं। तो ये था सेल कम्युनिकेशन। अब समझते हैं सेल रिकॉग्निशन क्या है। सेल रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन मतलब पहचानना। मैं आपको पहचानती हूं कि आप मेरे स्टूडेंट हो, आप मुझे पहचानते हो मुझे देख के कि मैं आपकी मैम हूं, राइट? या अगर आप मेरी एकेडमी में पढ़ रहे हो, मेरा आई कार्ड बताता है, वो आपकी एक पहचान बनता है, किसी को भी पता चलेगा आप मेरी एकेडमी के बच्चे हो, राइट? तो ये एक आई कार्ड है जो आपको पहचान देता है, आप हिंदुस्तान के एक नागरिक हो, आप एक सिटीजन हो यहाँ के, ठीक है? कैसे पता चलता है? आपके आई कार्ड से। आपके पास आई कार्ड है, आपके पास इलेक्शन कार्ड है ना, आपके पास वोटर आईडी है। तो कोई भी आई कार्ड जो आपको पहचान देता है, आपकी पहचान बनाता है, आपकी पहचान में हेल्प करता है। वैसे ही एक आई कार्ड हमारी सेल्स के पास भी है। सेल्स के पास आई कार्ड है जो बताता है कि ये मेरा अपना है। किसको बताता है? यहां पे मैं एग्जांपल दूंगी आपको बेटा, ब्लड ग्रुप की। किसकी? मैं ब्लड ग्रुप की एग्जांपल ले रही हूं आपको ये समझाने के लिए कि सेल रिकॉग्निशन क्या होता है, सेल पहचानना क्या होता है। तो ब्लड ग्रुप सबको पता है। कितने तरह के ब्लड ग्रुप्स है हमारे पास? डिफरेंट तरह के ब्लड ग्रुप्स है। ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है या
ओ है, ठीक है। ये डिफरेंट तरह के ब्लड ग्रुप्स है जो हो सकते हैं। आपका ब्लड ग्रुप या तो ए होगा, या तो बी होगा, या तो ए बी होगा, या तो ओ होगा। पॉजिटिव नेगेटिव को रहने देते हैं, अभी बस इन ब्लड ग्रुप्स की बात कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। तो जो ब्लड ग्रुप ये ए है, बी है, ए बी है, ओ है, ये कैसे पता चलता है? कैसे पता चला कि मेरे अंदर ब्लड ग्रुप ओ है? कैसे पता चला आपके अंदर ब्लड ग्रुप ए है या ए बी है? वो भी बेटा हमारे इन सेल्स, ये अगर मेरी एक आरबीसी है, रेड ब्लड सेल, इस सेल के, ये क्या बनाया मैंने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ये एक आई कार्ड लगा है। क्या लगा है बेटा? आई कार्ड लगा है। यही आई कार्ड बताता है कि ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है या ओ है। कैसे? जो ये आई कार्ड है ये बेटा एक ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है। ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से बना एक मॉलिक्यूल है, एक चेन है, एक ग्लाइकोप्रोटीन चेन होती है हमारे आरबीसीज के ऊपर। अब यही ग्लाइकोप्रोटीन चेन डिफरेंट तरह की हो सकती है, ठीक है। ए हो सकती है, बी हो सकती है, ए बी हो सकती है या ओ हो सकती है। तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है इसी को हम एंटीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीजन। हमारे आरबीसीज के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन्स लगे हैं, उनको हम एंटीजन्स कहते हैं। एंटीजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनती है। कैसे बनती है वो भी समझते हैं। तो ये मेरा ग्लाइकोप्रोटीन है, एंटीजन है। फॉर एग्जाम्पल मेरा एंटीजन ए है। अगर मेरा एंटीजन ए है तो मेरा ब्लड ग्रुप ए है। अगर मेरे सेल्स के ऊपर एंटीजन बी लगा है तो मेरा एजी स्टैंड्स फॉर एंटीजन, ओके। अगर मेरे ब्लड सेल्स के ऊपर, आरबीसीज के ऊपर एंटीजन बी लगा है, मींस मेरा ब्लड ग्रुप बी है। अब अगर मेरे आरबीसीज के ऊपर एंटीजन ए और बी दोनों लगे हैं तो मेरा ब्लड ग्रुप हो जाएगा ब्लड ग्रुप ए बी। और अगर मेरे आरबीसीज के ऊपर कोई भी एंटीजन, कोई भी ग्लाइकोप्रोटीन, ना ए है ना बी है, कोई ग्लाइकोप्रोटीन ही नहीं प्रेजेंट है, तब हम कहते हैं ब्लड ग्रुप है ओ, ठीक है। सो बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ दिस एंटीजन ही हमें ब्लड ग्रुप पता चलता है। किसी इंसान का ए है, किसी का बी है, किसी का ए बी है या किसी का ओ है। तो ये तो हो गया एंटीजन। मैं अपनी बात करूं, फॉर एग्जांपल अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है, मींस मेरे सेल्स आरबीसीज के ऊपर ये एंटीजन ए लगा है। एंटीजन ए लगा है तो बताओ, अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है, मुझे ब्लड की जरूरत पड़ी किसी वजह से, ठीक है, मे बी आई एम अनीमिक, तो मुझे ब्लड लगाने की, ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ी, या बहुत सारे केसेस में लोगों को ब्लड चढ़ाना पड़ता है, तो सबसे पहले डॉक्टर क्या बोलेंगे कि ब्लड ग्रुप चेक कराओ। अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है, पहले ब्लड ग्रुप मैच कराएंगे। जिसके पास ब्लड ग्रुप ए होगा उसी का ब्लड मुझे चढ़ा सकते हैं। अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो बी ब्लड ग्रुप वाले इंसान का ही ब्लड उसमें जाएगा, ए का नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये ए बेटा, ये आइडेंटिटी है, ये आई कार्ड है। ये क्या बताता है मेरे इम्यून सिस्टम को? मेरा ब्लड ग्रुप क्या है? ए। फॉर एग्जाम्पल मेरा ए नहीं है, ओके। फॉर एग्जाम्पल मेरा ए है तो मेरे आरबीसीज के ऊपर ए एंटीजन लगा है। ए एंटीजन लगा है मींस मेरे इम्यून सिस्टम को क्या पता है, ए मेरा अपना है। ए मेरा अपना है मतलब मुझे इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं करना, ये मेरा अपना बंदा है। तो कोई इम्यून रिस्पॉन्स ए के खिलाफ मेरी बॉडी में जनरेट नहीं होगा। लेकिन होगा क्या? अगर ए के बगैर मेरी बॉडी में कोई ब्लड ग्रुप, ओ को छोड़ के ओ सब में जा सकता है क्योंकि कोई एंटीजन ही नहीं प्रेजेंट है, तो अब अगर मेरे बॉडी में ए की जगह बी वाला ब्लड ग्रुप चला गया तो मेरा इम्यून सिस्टम क्या सोचेगा? ये तो अपना है ही नहीं, तो कोई फॉरेनर है। तो वो क्या करेगा? इस पे अटैक करेगा। और क्या बनेगी? इम्यून सिस्टम क्या बनाता है बेटा? एंटीबॉडीज बनाता है। तो अगर मेरा एंटीजन ए है सेल्स पे, मेरा इम्यून सिस्टम बी के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगा, राइट? ए बी के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगा क्योंकि ये इसको रिकॉग्नाइज करेगा एज फॉरेन। तो मेरा इम्यून सिस्टम अगर मेरे अंदर बी गया तो उस पे अटैक करेगा, एंटीबॉडीज बनाएगा और इनको डिस्ट्रॉय करेगा। होगा क्या? कोगुलेशन हो जाएगा, एग्लूटिनेशन हो जाएगा।
जैसे दूध फटता है ना बेटा, वैसे ही ये ब्लड भी वैसे ही, उसी को हम बोलते हैं एग्लूटिनेशन होना, जहाँ पे एंटीबॉडीज एंटीजन पे बाइंड करके उसको डिस्ट्रॉय करे, उसको खत्म कर दे, तो एग्लूटिनेशन होता है। जैसे दूध फटता है वैसे ही ब्लड भी फटता है। और यही रीजन है कि बहुत सारे केसेस ऐसे हुए भी हैं जहाँ पे एक इंसान में गलत ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया गया और उसकी डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि ब्लड जम जाता है, कोगुलेट हो जाता है, एंटीबॉडीज काम करती है उसके खिलाफ। हमेशा जब भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, हम सबसे पहले ब्लड ग्रुप मैच कराते हैं। ए को ए ही जा सकता है, ए के अंदर हम ए ही ब्लड ग्रुप डाल सकते हैं, ओ भी डाल सकते हैं, बट अगर हमने ए के बगैर दूसरा डाल दिया जहां पे बी एंटीजन प्रेजेंट है, उसके खिलाफ ए में एंटीबॉडीज जनरेट हो जाएंगी, तो इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट होगा। तो बेटा बताओ, ये ब्लड ग्रुप वाला एग्जाम्पल अगर आपको समझ में आ गया तो मुझे बताओ मेरे इम्यून सिस्टम को कैसे पता चला कि ये ब्लड ग्रुप मेरा अपना नहीं है। मेरा अपना ब्लड ग्रुप ए है, उसको कैसे पता चला? प्रेजेंस ऑफ एंटीजन जो है वो उसको रिकॉग्नाइज करता है एज सेल्फ। लेकिन अगर ब्लड ग्रुप बी अंदर आया तो इम्यून सिस्टम क्या करता है? वो पहचानता है। क्यों? उसके ऊपर टैग नहीं लगा, आई कार्ड नहीं लगा ए वाला, उसके ऊपर आई कार्ड लगा है बी का। हमारा इम्यून सिस्टम आई कार्ड पहचानता है। तो ये आई कार्ड किस पे प्रेजेंट है बेटा? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। हमारा इम्यून सिस्टम देखता है कि नहीं, ये कोई फॉरेनर है, इसके ऊपर बी आई कार्ड है, तो वो क्या करता है? इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट करता है। और अगर किसी इंसान में हम गलत ब्लड ग्रुप डाल दें, उसकी डेथ हो जाती है इसी वजह से। तो ये जो आइडेंटिटी है, ये किसकी वजह से है? ग्लाइकोप्रोटीन्स की वजह से। उसको साइड में रखो। ये आइडेंटिटी किस पे प्रेजेंट है? ये आइडेंटिटी प्रेजेंट है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। तो सेल रिकॉग्निशन यही है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। कैसे होता है ये? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टैग्स, आई कार्ड्स होता है। और वो आई कार्ड कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बेटा? वो प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। क्लियर? तो बेटा ये है एक इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इसका रोल है सेल रिकॉग्निशन और सेल कम्युनिकेशन में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन्स ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। दीज एक्ट एज रिसेप्टर्स एंड हेल्प इन सेल रिकॉग्निशन, जो हमने इस बात की, सेल कम्युनिकेशन या रेस्पॉन्स टू हार्मोन सिग्नल। जैसे मैंने कहा इंसुलिन बैठा, वहां एक रेस्पॉन्स हुआ, राइट? इसी तरह से बहुत डिफरेंट हार्मोन्स है, वो सेल के ऊपर बैठते हैं, रिसेप्टर पे बैठते हैं और अंदर उसका एक रेस्पॉन्स जनरेट होता है। तो ये सारा कम्युनिकेशन या कोई सिग्नल आ रही है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल, वो भी कैसे फिर वो इंफॉर्मेशन अंदर जाती है? वो इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से जाती है। देन द नेक्स्ट फंक्शन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। हमने देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन रोल, इंपॉर्टेंट रोल क्या है? सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट कराना। कैसे कराता है? बहुत सारे प्रोसेस से कराता है। एक्टिव प्रोसेस से करा सकता है, पैसिव प्रोसेस से करा सकता है। उसमें हमने डिफरेंट तरह के पढ़े, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ा, ऑस्मोसिस पढ़ा, राइट? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा, बल्क ट्रांसपोर्ट पढ़ा, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट, सारी चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स को अंदर बाहर ले जाना, ये किसका रोल है बेटा? ये किसका फंक्शन है बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन है। देन वन मोर फंक्शन इज मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे सेल को सराउंड करता है, तो एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। देन इट प्रोटेक्ट्स द सेल कंटेंट्स। अगेन, जैसे मुझे इस कमरे की दीवारें प्रोटेक्ट कर रही है बाहर की सर्दी, गर्मी, शोर शराबे, तूफान से, वैसे ही हमारे सेल के जो अंदर के कंटेंट्स है, इनको ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक तो सपोर्ट करता है, सेपरेट करता है एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट करता है। वन मोर फंक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स। हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत सारे डिफरेंट स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स भी बनते हैं, जिनकी वजह से कुछ डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म होती है। जैसे अगर मैं एक इंटेस्टाइनल सेल को लूं, आप सबको पता है हमारे इंटेस्टाइनल सेल्स में यहाँ पे एक साइड पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनती है। किस लिए बनती है? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा फूड एब्जॉर्ब हो सके। तो ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स जो है ना, ये इस सेल को कुछ एडिशनल एडवांटेज देते हैं। तो बहुत सारे स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से ही बनते हैं। क्लियर? सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। तो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा सेल वॉल। सो स्टे ट्यून्ड।